नमस्कार, मैं हूं दिबांग। आप देख रहे हैं संभव है। खूबसूरत नदियों का रामराज्य भारत में भी संभव है। लंदन की टेम्स नदी की तरह सफाई भारत में भी संभव है, लेकिन क्यों नहीं बन पा रहा है हमारी नदियां टेम्स जैसी साफ सुथरी? आज हम रास्ते खोजेंगे, सरकार को भी बताएंगे। देश की जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती हमारे साथ होंगी, उनसे बात करेंगे। और दिल्ली सरकार के मंत्री, दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन कपिल मिश्रा भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी सवाल होंगे। बात सबसे करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि नदियों के मुद्दे पर रामराज के एपिसोड में क्या रही बड़ी बातें। एबीपी न्यूज के खास शो रामराज्य में इस बार हमने दिखाई नदी की कहानी। बताया कैसे लंदन की टेम्स नदी बनी दुनिया की खूबसूरत नदी, कैसे नदियों का रामराज्य लंदन में आया। लंदन की टेम्स नदी 2 बार मरकर जिंदा हुई। दूसरी बार 1960 में इसे जिंदा करने की कोशिश शुरू हुई। ब्रिटेन की सरकार और समाज ने टेम्स को जिंदा करके दिखा दिया। 2010 में इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत नदी का अवार्ड मिला। आखिर कैसे हुआ ये सब? लंदन की टेम्स नदी को बचाने के लिए पूरे शहर में सीवर का मजबूत नेटवर्क बनाया गया। न सिर्फ शहर बल्कि गांव को भी सीवर सिस्टम से जोड़ा गया। गंदे पानी और नाले को सीधे टेम्स में गिरने से रोका गया। सीवर लाइन को ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ा गया। सख्त कानून बनाए गए और इन पर अमल हुआ। टेम्स की सफाई को लेकर समाज में जागरूकता फैलाई गई। टेम्स से लोगों की सेहत पर पड़ने वाले असर को बताया गया। तो सरकार और समाज की साझा कोशिशों से दुनिया की खूबसूरत नदी बनी टेम्स। वहाँ की पब्लिक और गवर्नमेंट में अवेयरनेस थी कि उस नदी को साफ किया जाए, और उन लोगों ने मिलकर उसे साफ सुथरा किया। और वही मेरा यहाँ की पब्लिक से और सरकार से निवेदन है कि यहाँ की पब्लिक और सरकार में भी इस तरह की अवेयरनेस आए। जितनी भी यहाँ नदी हैं, गंगा हैं, जमुना है, उनकी साफ सफाई में सब बढ़ चढ़ के सहयोग करें। तो उसकी गवर्नमेंट ने और जितने भी वहाँ के लोग हैं उन्होंने बहुत एफर्ट्स किए होंगे उसको साफ करने के लिए। मैं चाहती हूँ कि ऐसा इंडिया में भी हो, क्योंकि यहाँ की नदियाँ बहुत गंदी होती जा रही हैं। यहाँ पर एबीपी न्यूज के नए टीवी शो रामराज्य पर आप अपनी राय हमें जरूर दें। आप अपनी राय ट्विटर पर #रामराज्य लिखकर दे सकते हैं, तो फेसबुक पर हमारे पेज facebook.com/ABP न्यूज के मैसेज बॉक्स के जरिए हमें भेज सकते हैं। हम आपको इस शो का हिस्सा बनाना चाहते हैं। बात होगी उमा भारती से जो हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले रवि कांत की रिपोर्ट देखते हैं। दिल्ली में यमुना नदी क्या लंदन जैसी टेम्स नदी बन सकती है? यमुना क्यों गंदी है और इसकी सफाई के लिए आखिर क्या हो रहा है? ये काला पानी यमुना का, नदी में गिरते ये नाले, यमुना किनारे ये इमारतें, ये मैला आंचल यमुना का। ये तस्वीरें दिल्ली में यमुना की कहानी खुद कह रही हैं। देश की राजधानी में 22 किलोमीटर लंबी यमुना अब नदी नहीं है, नाला बन चुकी है। इसका पानी मीठा नहीं, जहरीला है। पूरा का पूरा जो दिल्ली में ये 22 किलोमीटर लंबी जो नदी दिख रही है, वो एक्चुअली यमुना नहीं है। वो एक सीवेज और इंडस्ट्रीज का एक टॉक्सिक कॉकटेल है। क्या यमुना का ये पानी कभी काले से नीला हो पाएगा? क्या लंदन की थेम्स नदी की तरह यमुना भी कभी साफ हो पाएगी? अभी दिल्ली की यमुना का हाल कुछ यूं है।
डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रति 100 ml में 6 मिलीग्राम से ऊपर होना चाहिए, लेकिन यमुना में ये 0 है। नहाने योग्य नदी में बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड प्रति 100 ml में 3 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए। यमुना में बीओडी 36 है। सीवेज की वजह से होने वाले कॉलीफॉर्म का स्तर 500 mg से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन यमुना में ये करोड़ों में है। लेड, निकल और मरकरी जैसे सारे भारी मेटल्स यमुना में हैं। बाईस साल पहले विदेश से अरबों रुपए उधार लेकर यमुना एक्शन प्लान बना। 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं, पर यमुना साफ नहीं हुई। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यमुना को साफ करने का आदेश दिया है। यमुना प्रोजेक्ट 2017 शुरू हुआ है। एक कमेटी बनाई गई है जो तय करेगी यमुना का खादर भूमाफिया के कब्जे में ना हो। सहायक बरसाती नदियों को फिर बनाया जाए ताकि 22 बड़े नालों का पानी नदी में ना गिरे। यमुना अभियान में पर्यावरण मंत्रालय, डीडीए, दिल्ली सरकार, एमसीडी, हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, हिमाचल सरकार और जल संसाधन मंत्रालय भी उत्तरदायी होंगे। यमुना के किनारे 4 जलाशय और 6 जैविक पार्क बनाए जाएंगे। एनजीटी ने यह भी पूछा कि जुलाई तक ये बताइए कि हथनी कुंड और ओखला बराज के बाद पर्यावरणीय प्रवाह कितना होना चाहिए ताकि यमुना चंबल नदी के इसमें मिलने तक बहती रहे। मैली से निर्मल यमुना प्रोजेक्ट 2017 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का एक ऐसा सपना है जो अगर पूरा हो सका तो 2020 तक दिल्ली में यमुना कम से कम नहाने लायक हो सकेगी। लेकिन क्या ये संभव है? क्योंकि दिल्ली में यमुना के 50% खादर इलाके पर कब्जा करके बनाई गई 6 बड़ी कॉलोनियां खड़ी हैं। इतना ही नहीं, 25% यमुना बेट पर ये इमारतें भी खड़ी हैं। शास्त्री पार्क मेट्रो कॉम्प्लेक्स, यमुना बैंक मेट्रो कॉम्प्लेक्स, अक्षरधाम मंदिर और मेट्रो स्टेशन, कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज, मिलेनियम बस डिपो, दिल्ली ट्रांसपोर्ट। कई सारी यहाँ पे समस्याएं हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत बड़े एरिया में जो है वो एनक्रोचमेंट हो चुका है। अब वो आज के दिन स्थिति ये है कि वो एनक्रोचमेंट हटाया नहीं जा सकता। इस बीच में वहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा है, पानी का फ्लो नहीं है। इस सब के बावजूद यमुना की सफाई संभव है। यमुना लंदन की थेम्स तभी बनेगी जब यमुना बेड सुरक्षित और संरक्षित हो। यमुना में नाले का नहीं बल्कि नदी का पानी बने। दिल्ली में सीवर का नेटवर्क बने। प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण हो। यमुना में ताज़ा पानी बहना बहुत ज़रूरी है। जब तक यथावत स्थिति यमुना की नहीं होगी तब तक यमुना खुद को साफ करने वाली उसकी जो ताकत है वो इस्तेमाल नहीं कर सकती। सभी जानकार ये मानते हैं कि जब तक यमुना का एनवायरमेंटल फ्लो यानी यमुना का पर्यावरणीय प्रवाह बहाल नहीं किया जाता तब तक महज प्रदूषण नियंत्रण के उपाय नाकाफी ही रहेंगे। और इस समय हमारे साथ बेहद खास मेहमान जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती। उमा जी धन्यवाद। उमा जी साफ साफ बताइए कि गंगा टेम्स की तरह कब तक साफ होगी? देखिए सरकार आपकी है, पैसे की कमी नहीं है, कोर्ट भी आपके साथ है। अब आपने जो बात मुझसे पूछी कि पैसा भी है, योजना भी है, सुप्रीम कोर्ट का संरक्षण भी है, तो बात कहाँ अटकी है? कहीं नहीं अटकी है। लेकिन हमारे सामने कई नदियों को ठीक करने के उदाहरण हैं। मैं इंग्लैंड में बचपन से गई हूँ और अभी 5-6 साल से नहीं गई हूँ। मैंने थेम्स को गंदा देखा और ठीक होते भी देखा। राइन को भी मैंने देखा है, मैंने गंदी राइन नहीं देखी, राइन ठीक होके देखी। थेम्स को लगभग 40 साल लगे ठीक होने में और राइन को 30-35 साल लगे। तो गंगा की कार्य योजना की कैबिनेट की तो मंजूरी ही मई के पहले सप्ताह में हुई है। अब हमारी तरफ से जो उसकी क्रियान्वयन है वो पूरी रेडी है, लेकिन अब हमें कुछ प्रोसेस अपनाने पड़ेंगे, कुछ नियम से चलना पड़ेगा। और इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी हमसे जो प्रोग्राम मांगा है उनको तो हम रख देंगे उनके सामने, लेकिन गंगा की निर्मलता का जो फेज़ 1 है वो हम 2016 अक्टूबर से पहले नहीं दिखा पाएंगे। जो प्रेजेंटेशन हम माननीय कोर्ट के सामने करेंगे उसका भी टेंटेटिव टाइम फ्रेम ही होगा, क्योंकि एक मौसम अगर बिगड़ गया तो कई सारे काम रुक जाते हैं।
इसलिए मैं अधिकतम करके ही बोल रही हूँ। जैसे मैं अक्टूबर 2016 में निर्मलता का फेज़ 1, अब आपके यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगी मेरी बात, राम राज्य में सबको न्याय मिलता था, तो ये रिकॉर्डिंग कायम रहनी चाहिए कि मैंने कहा है निर्मलता का फेज़ 1, और संपूर्ण निर्मलता के लिए मैं मांगूंगी 4 से 7 साल, तो हमको लगभग 4 साल लगेंगे। ये मैंने साबरमती के रिवर फ्रंट डेवलपमेंट से इस कॉन्सेप्ट को समझा। उमा जी, ऋषिकेश और हरिद्वार के 22 में से 17 बड़े आश्रमों के नाले अनट्रीटेड सीवेज गंगा में फेंकते हैं, आप उनसे अपील क्यों नहीं करती हैं? मैं अभी ऋषिकेश और हरिद्वार गई थी और मैंने जगजीतपुरा से शुरू किया, लक्सर से शुरू किया बल्कि, और जगजीतपुरा को मैं 70 करोड़ रुपए भी दे आई एसटीपी को फंक्शनल होने के लिए। 100 करोड़ रुपए हमारे पहले ही वहाँ पार्क हैं एक ऋषिकेश के एसटीपी के लिए, और मैंने वहाँ के मुख्यमंत्री महोदय को कहा है कि अर्ध कुंभ जो होने वाला है हरिद्वार का, उसमें स्नान करने वाले यात्रियों को साफ सुथरा गंगाजल मिले, इस दृष्टि से हरिद्वार और ऋषिकेश के जितने भी नाले हैं सबको ट्रीट करने का आप जो भी प्रोजेक्ट हमारे पास भेजेंगे उसको हम एज इट इज स्वीकार कर लेंगे। बस मेरा कहना यही है कि वो प्रोजेक्ट प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए हों। हरीश रावत जी की योग्यता पर मुझे पूरा यकीन है और मुझे विश्वास है कि वो प्रोजेक्ट हमें देंगे। उसमें से उन्होंने जो भेजे हैं हम उनको मंजूर करते जा रहे हैं, जैसे मैंने जगजीतपुरा का ही कहा है। इसी प्रकार से ऋषिकेश के भी मैं वहीं जाकर के खड़ी हुई। अब एक नई बात है दिवांग, चूँकि ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, मैं आपको एक बात कहूँगी। एक समस्या थी जिसका समाधान हो गया है और राज्यों को उसमें हमारा सहयोग करना पड़ेगा सबको। वो ये है कि पहले यहाँ भी वो समस्या आई थी कि हम पूरे शहर के सीवेज को ट्रीट करें या हम सिर्फ गंगा के किनारे को साफ करें। अगर हम पूरे गंगा के किनारे के शहरों के सीवेज को ट्रीट करने में जाएंगे और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट भी हमें लगाने पड़ेंगे इंडस्ट्रीज के लिए, तो हमें 1-2 लाख करोड़ भी कम पड़ेंगे। तो अंत में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो टास्क फोर्स बनाई है कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, उसमें इशू सेटल हुआ। उसमें राज्यों के चीफ सेक्रेटरी भी उसके मेंबर हैं। उमा जी, इसी साल राज्यसभा में आपने कहा कि विदेश से भी मदद आपको मिलेगी, आपने कहा कि तकनीकी मदद मिलेगी, आपने कहा कि पैसे की मदद मिलेगी, यूके का नाम भी उसमें शामिल है, टेम्स नदी वहां पर है। वो बात कहां तक पहुंची? क्या आप कोई मदद ले रही हैं उनसे? अब जो बात आपने कही है, मेरे को इंग्लैंड के हाई कमिश्नर मिलने के लिए आए थे और जर्मनी के भी जो राजदूत महोदय हैं वो मिलने के लिए आए थे और उन्होंने हमको कहा था कि आपको हमारे जिस भी सहयोग की आवश्यकता पड़े हम आपको देने के लिए तैयार हैं। अरे दिल्ली में हम हैं इस समय, आप ये बताइए क्या आपको यमुना की चिंता नहीं है? मुझे लगता है कहीं दो चीजें मिक्स हो रही हैं। जो पर्यावरण मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी थे वो प्रिंसिपल कमेटी एक यमुना के लिए बनी थी, उसके अध्यक्ष थे। उसमें राज्यों के चीफ सेक्रेटरी हैं और उसमें हमारे वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री के एडिशनल सेक्रेटरी हैं। संयोग से वो अब हमारे सेक्रेटरी हो गए हैं जो उस प्रिंसिपल कमेटी के चेयरमैन हैं और अब व्यक्ति को, यानी उन व्यक्ति को ही चेयरमैन मान लिया गया है। वो यमुना के इकोलॉजिकल फ्लो पर एक रिपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि आपको जानकारी में होगा ये, और मैं आपको बता रही हूँ कि यमुना का हाल गंगा से बुरा है और यमुना का जो हाल है वो इतने पचड़ों में उलझ गई है यमुना कि गंगा सुलझाना आसान होगा, यमुना को सुलझाने में कठिनाई आने वाली है। क्योंकि यमुना के लिए सबसे बड़ी परेशानी है कि हथनी कुंड पर यमुना का पानी जितना छोड़ा जाता है वो पानी 2-4 किलोमीटर चल के खत्म हो जाता है। आज जो यमुना के नाम पे हम देख रहे हैं वो सब गंदे नाले देख रहे हैं और हिंडन भी एक नाले में बदल गई है, जो एक नदी थी और यमुना की मेन ट्रिब्यूटरी थी दिल्ली की टेरिटरी के आसपास। यमुना के नाम पर जो पानी प्रयाग में पहुंच रहा है वो चंबल का पानी है। तो इसलिए मैं मुख्यतः ये कह रही हूँ कि यमुना एक बहुत बड़ा कठिन चैलेंज है। आपने बहुत सही सवाल कर दिया है और बिल्कुल मेरी दुखती रग के ऊपर हाथ रख दिया है और इसलिए मैं यमुना के लिए बहुत चिंतित हूँ। आज भी मेरी बहुत लंबी बहस, मतलब एक विचार विमर्श हुआ है यमुना की क्लीनिंग के लिए। यमुना का पैच छोटा है लेकिन कॉम्प्लिकेशन बहुत है, क्योंकि राज्यों के झगड़े हैं, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के और दिल्ली के पानी के बंटवारे को लेकर के, और स्थितियां ऐसी है कि इसमें से कोई भी राज्य जो है वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और जब तक कि सभी राज्यों की आपस में सहमति नहीं बन पाएगी, यमुना को ट्रीट करने में भारी कठिनाइयां सामने आने वाली हैं। लेकिन मैं उन कठिनाइयों का रास्ता निकाल के रहूंगी, मैं तय की हूँ। यमुना की बात है तो क्या दिल्ली सरकार से कोई आपकी बातचीत चल रही है? क्या उनके साथ मिलकर आप कुछ करने वाली हैं? जब यमुना बोर्ड की मैंने बैठक बुलाई थी, जब यमुना आंदोलनकारियों ने आंदोलन किया था, तो साध्वी ऋतंभरा जी और अन्य साधु संतों ने, विजय कौशल जी महाराज
और अन्य साधु संतों ने बात की थी मुझसे, और राजनाथ सिंह जी ने मुझे खुद घर में बुला करके कहा कि इस बात को जल्दी टैकल करो। और उसके बाद में मैंने यमुना बोर्ड की बैठक बुलाई थी 19 अप्रैल को, और उस बैठक में अरविंद केजरीवाल भी आए थे, शिवपाल जी आए थे, और मनोहर लाल जी आए थे हरियाणा के मुख्यमंत्री, और हिमाचल और पंजाब के प्रतिनिधि, उनके जो इरिगेशन मिनिस्टर हैं राजस्थान के, वो लोग आए थे। मैंने उनके सामने यमुना के लिए प्रस्ताव रखा था कि जो इकोलॉजिकल फ्लो का नॉर्म तय हो जाएगा, पहले आप उसके लिए राजी हो जाइए कि उस इकोलॉजिकल फ्लो पर आपकी सबकी सहमति रहेगी। अब प्रिंसिपल कमेटी का डिसीजन आ गया है कि कितना इकोलॉजिकल फ्लो होना चाहिए, वो उन्होंने एनजीटी को सबमिट करने के लिए दे दिया है। अब ये तो हो गया इकोलॉजिकल फ्लो का, जो यमुना को जिंदा करेगा, इस पैच की यमुना को। दूसरी बात आई नालों की, तो अरविंद केजरीवाल उस दिन बैठक में आए थे। अब वो दिल्ली की ड्रिंकिंग वाटर की बात करते रहे, और मैं एक दिन गई हूँ, एक दो जगह पे दिल्ली को देख करके भी आई हूँ जो गंदे नाले गिर रहे हैं। मैं कई बार आधा दिन दिल्ली के गंदे नालों को देखने के लिए रही हूँ। मैं चाहूँगी कि दिल्ली की सरकार यमुना में गिरने वाले नालों को लेकर के सीरियस हो जाए, क्योंकि इकोलॉजिकल फ्लो का पानी अगर जो नॉर्म तय हो जाएगा, उसका पानी अगर छूटेगा भी तो ये नाले मिलकर के उस पानी को खराब कर देंगे, और ये भी हो सकता है कि दिल्ली ड्रिंकिंग वाटर के लिए उसको निकाल ले। इसलिए मैं दिल्ली सरकार से आग्रह करने वाली हूँ कि इकोलॉजिकल फ्लो के लिए जो पानी छूटेगा, जो अभी चाहे मिनिमम जो अंतरिम रिपोर्ट है उसमें 10 क्यूबिक की बात आई है, वो पानी मथुरा वृंदावन तक ज्यों का त्यों जाना चाहिए, उसको डाइवर्ट नहीं किया जा सकता है, और उसमें गंदे नाले नहीं गिरना चाहिए। मैं दिल्ली सरकार का यमुना का हर प्रपोजल लेने के लिए तैयार हूँ, और मैंने कई बार उनको निमंत्रित किया है कि वो आएँ और हमारे साथ में बैठक करें। उमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उमा भारती, और कह रही हैं कि दिल्ली की जो सरकार है उसको काम करना पड़ेगा। मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन सोशल मीडिया और ट्विटर पर, फेसबुक पर आपके ढेरों मैसेज हमारे पास आ रहे हैं, संदेश हमारे पास आ रहे हैं। ये रमेश का ट्विटर पर मैसेज है, कह रहे हैं कि एनजीटी के कड़े रुख के बाद भी यमुना में कार्रवाई की खानापूर्ति हो रही है। और कपिल मिश्रा हमारे साथ हैं, दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, जल बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कपिल ये कह रही हैं कि लड़ाई झगड़ा बहुत है, और कह रही हैं कि यमुना तो मुश्किल, गंगा मुश्किल है, यमुना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और क्यों आप लड़ाई झगड़ा नहीं छोड़ते हैं ताकि कम से कम इस नदी को जिंदा रखा जा सके। जो उमा भारती जी कह रही थी, और जिस लड़ाई झगड़े की वो बात कर रही हैं कि अलग अलग राज्य अपना हक मांगते हैं, ये बात सही है, और पानी नहीं छोड़ने की बात होती है। ये 2007 में मैंने यमुना नदी को लेकर आंदोलन किया था, और दिल्ली की विधानसभा के अंदर गया था मैं, तब शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी, और तब मैंने इस मुद्दे पर अपनी आवाज़ उठाई थी। कुछ देर के लिए मेरे को बंद भी कर दिया गया था। तब भी मैंने यही बात की थी कि मिनिमम वाटर फ्लो, एक बेसिक मिनिमम पानी तो नदी में छोड़ना होगा, और वो तो अब माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कह दिया कि 10 क्यूबिक जो मीटर का पानी है वो छोड़ना ही होगा। तो मुझे लगता है एक तो बेसिक जो समस्या थी वो वहाँ सुलझ जाएगी, और वहीं पर ये विवाद भी खत्म हो जाते हैं। उसके अलावा पीने के पानी का जो विवाद है वो कैसे चलेगा, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन यमुना नदी के लिए मिनिमम वाटर फ्लो का जो मुद्दा है, मुझे लगता है माननीय न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने आदेश दे दिया है, हम सबकी इच्छा है, हरियाणा सरकार भी मानेगी, और मुझे लगता है वो एक समस्या खत्म होने के बाद जो बाकी हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं उसके आधार पर गंगा उमा भारती जी करें, और यमुना के लिए मैं उनको आश्वासन देता हूं कि साफ सुथरी निर्मल यमुना दिल्ली में उनको दे देंगे हम। तो आप इस शो पर कह रहे हैं कि अब यमुना के लिए आप दूसरे राज्यों से लड़ने नहीं वाले हैं, अड़चन नहीं पैदा करने वाले हैं यमुना के लिए। मैं आपको बताता हूँ, यमुना की जो अड़चन है, मिनिमम वाटर फ्लो की अड़चन थी। दिल्ली तो आगे पानी देता है जब हरियाणा से पानी आता है, वो तो बात कर रही हैं, न्यायालय ने आदेश दे दिया तो अभी अड़चन अपने आप ही खत्म हो जाएगी अगर न्यायालय के आदेश को किसी ने अवमानना नहीं की तो। दिल्ली की तरफ से जो उनको संशय है वो मैं आपके चैनल के माध्यम से दूर कर देता हूँ। जितना मिनिमम वाटर फ्लो हमें देंगे उतना आगे मथुरा और आगरा तक जाएगा, उसको नहीं बिल्कुल बिगड़ने देंगे। समस्या ये है कि टेम्स जो थी वो नदी जो है वो बिल्कुल उनके पार्लियामेंट हाउस के बगल से गुजरती है, उसमें जब बदबू हुई तो पार्लियामेंट हाउस को बंद कर देना पड़ा। आपकी जो विधानसभा है वो भी पास है, मुझे लगता है कि जब तक वो उस तरह की बदबू नहीं होगी पार्लियामेंट में और आपके विधानसभा में तब तक कुछ होगा नहीं। मैं आपको बताऊं, बदबू तो गंदे नालों के लिए आप क्या कर रहे हैं उनको रोकने दिल्ली के अंदर? एक तो हमारे 2 फेज में प्रोग्राम चल रहे हैं। एक इंटरसेप्टर का पूरा मिशन है जो 31 मार्च 2016 तक पूरा हो जाता है, जिसमें शाहदरा का ड्रेन है और सप्लीमेंट्री ड्रेन है और नजफगढ़ का हिस्सा है, उसका पानी बिल्कुल भी गंदा जाना बंद हो जाएगा। उसके अलावा एक 2 साल की प्रोजेक्ट है जिसमें 15 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट दिल्ली के अंदर लगा रहे हैं हम लोग, और वो 2 साल के बाद 70% जो नजफगढ़ ड्रेन से गंदा पानी आ रहा था वो भी पूरी तरह रुक जाएगा। तो आज के 2 साल के बाद जिस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्या जो इंडस्ट्रियां गंदगी कर रही हैं उनको बंद करेंगे?
उन पर फाइन करेंगे? उसके लिए भी हम लोगों ने शुरू कर दिया है। या तो आपको खुद का ट्रीट करना होगा और ट्रीट करने के बाद ही वो पानी आप बाहर निकालेंगे, अदरवाइज आपको बंद करना होगा। क्योंकि ये बहुत दिनों से, आपको मैं बताऊं दिमाग में एक बड़ी रोचक बात है, जितना पैसा यमुना की सफाई में लगा अब तक, उतने रुपए का अगर मिनरल वाटर खरीद कर नदी में डाल दिया हो तो साफ पानी बह रहा होता। उस प्रकार से एक मजाक तो हुआ है, ये बिल्कुल दर्द तो है लोगों के दिल में, लेकिन अब मुझे लगता है और मैं भरोसा दे सकता हूँ कि हाँ, यमुना की सफाई संभव है और हम इसे करके दिखाने वाले हैं। आप नए मंत्री बने हैं, आपसे उम्मीद बहुत है, आपकी बात हम आगे भी ध्यान रखेंगे इस बात का, आपसे हम आगे और बात करेंगे, लेकिन हम पहले देखते हैं कि क्यों नहीं हम सीखते साबरमती नदी से, ये हम देखेंगे आगे। कपिल हमारे साथ हैं, उनसे हमारी बातचीत जारी रहेगी। आप देख रहे हैं संभव है, आप देख रहे हैं संभव है। अहमदाबाद में साबरमती नदी ने जो कर दिखाया है वो किसी मायने में टेम्स से कम नहीं है। ब्रजेश कुमार की खास रिपोर्ट, जिसमें देखेंगे साबरमती के संवारने की कहानी। साबरमती ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद इसी नदी के दोनों किनारों पर बसा हुआ है। यहाँ तक कि महात्मा गांधी भी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो उन्होंने अपना आश्रम इसी नदी के किनारे बसाया, जो अब पूरी दुनिया में साबरमती आश्रम के तौर पर मशहूर है। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब ये साबरमती नदी महज गंदा नाला रह गई और इसके किनारे पूरी तरीके से झुग्गी झोपड़ियों में तब्दील हो चुके थे। बाद में इस नदी को और इसके किनारों को पुनर्जीवित करने की एक परियोजना बनी। सत्रह सितंबर 2014 की ये है तस्वीरें। साबरमती रिवरफ्रंट गार्डन के किनारे घूमते चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम नरेंद्र मोदी। दो ताकतवर नेताओं की इस मुलाकात के बहाने साबरमती रिवरफ्रंट को पूरी दुनिया ने देखा भी और जाना भी। कुछ साल पहले साबरमती ऐसी नहीं थी, लेकिन अब अहमदाबाद से गुजरती साबरमती नदी उसकी शान है और रिवरफ्रंट गार्डन शहर की पहचान। ये एक है जो है वो लैंडमार्क बन गया अहमदाबाद के लिए। गार्डन के अलावा साबरमती नदी के किनारे वॉकवे भी बने हैं। इसके किनारे घाट से लेकर बोटिंग स्टेशन बने हैं, तो अम्यूजमेंट पार्क से लेकर हेरिटेज प्लाजा, एग्जीबिशन सेंटर, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और इवेंट्स ग्राउंड तक यहाँ पर है। रिवरफ्रंट पर ही पुस्तक मेले का आयोजन होता है, तो मकर संक्रांति के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव भी यही होता है। इसके बारे में सबसे पहले सोचा गया 1961 में। तब अहमदाबाद शहर के कुछ गणमान्य लोगों ने यह सोचा कि इस नदी और इसके किनारों को विकसित किया जाए। 1997 में इसे औपचारिक स्वरूप दिया गया, जब साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन नाम से एक खास कंपनी बनाई गई और इस पर काम शुरू हुआ। ये काम इतना आसान नहीं था। कुछ साल पहले साबरमती नदी और इसके किनारे का ये हाल था। नदी के किनारे महज झुग्गी झोपड़ियां थी। किनारे तक पहुंचना भी मुहाल था। नदी में अगर कुछ पहुंचता था तो सिर्फ नाले का गंदा पानी। अक्टूबर 2001 में नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने अपनी सरकार की प्राथमिकताओं में साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट को रखा। वहाँ स्लम्स थे, 10,000 से ज्यादा लोग, 10,000 से ज्यादा फैमिलीज रहती थी। रिवरफ्रंट प्रोजेक्ट को गति देने के लिए आईपी गौतम जैसे तेज तर्रार अधिकारी को अहमदाबाद नगर निगम का आयुक्त बनाया। गौतम के कार्यकाल में ही रिवरफ्रंट का ज्यादातर काम हुआ। नदी किनारे बसे 10,000 परिवारों को 19 कॉलोनियां बनाकर बसाया गया। इसके बाद नर्मदा नदी की मुख्य नहर के पानी को साबरमती में छोड़कर उसे जिंदा किया गया। जब नर्मदा का पानी आने लगा तो लोगों को लगा कि भाई यदि प्रोजेक्ट तैयार हो जाए तो ऐसा दिखेगा, नदी दोनों तरफ भरी रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था लोगों के मन में। प्रोजेक्ट में तमाम पहलुओं का ध्यान रखा गया। पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे, रिवर फ्रंट से बाढ़ का खतरा पैदा न हो, नदी में गिरने वाले नाले बंद कर ट्रीटमेंट प्लांट लगे, गंदे पानी को शहर से दूर ले जाकर ट्रीट करके नदी में छोड़ा गया। 11 किलोमीटर तक साबरमती के दोनों किनारों को विकसित किया गया। 2012 तक रिवरफ्रंट गार्डन का बड़ा हिस्सा अस्तित्व में आ गया। सरकार का दो बातों पर खास फोकस रहा।
एक तो नदी और इसके किनारे हमेशा साफ सुथरे रहे, दूसरा रिवरफ्रंट प्रोजेक्ट में आगे के खर्च का जुगाड़ कैसे हो, इसका इंतजाम। 14% लैंड ईयर मार्क हुई है कमर्शियल पर्पस के लिए, ताकि उसको यदि डिस्पोज किया जाए तो उससे आपको इतनी रेवेन्यू मिल जाए कि आपका जो कैपिटल कास्ट है वो निकल जाए, और लॉन्ग टर्म पे आप यदि उसको डिपॉजिट कर दें तो कुछ आपको इसको मेंटेन करने में भी मदद मिलेगी। साबरमती रिवरफ्रंट को दुनिया भर से लोग देखने आते हैं और रिसर्च भी करते हैं कि ये कैसे संभव हुआ। पिछले साल पाकिस्तान का एक दल भी इसे देखने के लिए आया ताकि लाहौर में रावी नदी को भी इसी तरह विकसित किया जा सके। और एक जो बड़ी बात नदियों के साथ आ रही है कि यमुना, अगर गंगा की बात करें तो करीब 118 शहरों का सीवेज उसमें जाता है। बिना ट्रीट किया हुआ सीवेज सीधा गंगा नदी में जाता है, और जो आंकड़ा हमारे पास है वो है कि 261 करोड़ लीटर सीवेज हर रोज नदी में जाता है। पर्यावरणविद हैं हमारे साथ दीवान सिंह जी। दीवान जी, आप ये बताइए कि क्या ये सबसे बड़ी समस्या है कि अनट्रीटेड सीवेज आप सीधा नदियों में छोड़ देते हैं? बिल्कुल, इससे बड़ी तो कोई समस्या है ही नहीं, बल्कि अंग्रेज़ों से हमने सीखा है सीवेज नदी में डालना, जबकि हमारी पुरानी सभ्यता और संस्कृति में ऐसा कुछ नहीं था। नदी के अंदर आप पेशाब तक नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने जाता था नदी। हाँ जी बिल्कुल, पूजा जाता था, लेकिन अब हम आँख बंद करके सीवेज डाल रहे हैं पूरे शहर का। आप ये देखिए, किसी भी गांव का सीवेज इन नदियों में नहीं जाता है। ये सिर्फ शहरों की संस्कृति है कि सीवेज पैदा कीजिए, नदी में डाल दीजिए। तो नदियाँ मरी सीवेज से हैं, और पानी की कमी से फ्रेश वाटर सारा हम निकाल लेते हैं, फिर उसके अंदर सीवेज डाल देते हैं। उसको मल मूत्र अपना ढोने वाला हमने कैरियर बना रखा नदी को जी। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, इसको तो पहले रोकना होगा। इसको पहले रोकना होगा, ये बहुत बड़ी समस्या है। और इस बीच आगरा के बिग एफएम श्रोता हमारे साथ हैं, पूजा सक्सेना, और एक सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रही हैं कि वैज्ञानिक तरीके के अलावा यमुना की सफाई कैसे कर सकते हैं? ये आगरा से सवाल है। आगरा में सफाई के लिए लोगों में जागरूकता कैसे पैदा करेंगे? कपिल, आप बताइए कि ये एक बड़ी बात हमने देखा टेम्स में भी कि भाई लोग वहाँ पर स्वतः आते हैं, लोग आते हैं, सफाई करते हैं। मैंने खुद देखा है, साइकिल पे जा रहे होंगे, वहाँ पर टायर वगैरह पड़े होंगे, उसको उठा के अपने साथ ले जाएंगे। ये भावना और ख़ासतौर पर आप लोग कैसे लाएंगे इसको? ये ही सबसे बड़ा सवाल है, और इसी को सरकार और समाज ये दोनों मिलकर नदी को साफ कर सकते हैं। आज दिल्ली में अगर आप देखें तो यमुना के पास जाने का ही कोई रास्ता नहीं है। लोगों को नहीं पता कि यमुना नदी के तट पर कैसे जाना है, ये खोलना होगा। लोग तट पे जाएं, तट पे जाकर घूमें, खेलें, सफाई करें, और उनको ये एहसास हो। अभी दिल्ली में पिछले संडे, क्योंकि मेरे पास पर्यटन मंत्रालय भी है, संडे को आज जैसे बड़ा अच्छा मौसम है, अब लोगों को घूमने जाना है, लेकिन यमुना के तट पर नहीं जाएंगे लोग घूमने, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि जाना कैसे है। कुछ जगह पे साफ है, वहाँ पर भी नहीं जाएंगे। लोग जुड़ जाएं, समाज और लोग, और हमें ये पता हो हमारी धार्मिक आस्थाएं तो जुड़ी हुई हैं, लेकिन उसके अलावा हम लोग नदी को एक जीवित, एक बहती हुई नदी की तरह देखते ही नहीं है। बच्चों को भी ये पता है कि पानी शायद घर में नल खोलने से तो आ जाता है, लेकिन ये नहीं पता कि नल में पानी कहाँ से आता है। उस गहराई तक जरूर जाना होगा, लोगों को नदी से जोड़ना होगा, और हमारी दिल्ली सरकार का पर्यटन मंत्रालय और जल बोर्ड दोनों मिलकर अब इस दिशा में काम कर रहे हैं कि हम लोग लोगों को नदी तक ले आएँ, और वही मॉडल जिस प्रकार थेम्स में जनता ने खुद किया है वो दिल्ली में शुरू करें। एक ये बात कही जा रही है, बहुत गंभीर सवाल है, इसलिए मैं चाहूँगा कि इसमें लोगों में कोई सनसनी न फैले, इसको आप जवाब दें। ये कहा जा रहा है कि यमुना का जो ट्रीट किया हुआ पानी 18 लाख दिल्ली वालों को मिलता है, उसमें बीमारी की संभावना बहुत है। क्या ये बात सही है? ये बात क्यों आती है? और आप नए मंत्री हैं मैं जानता हूँ, पर फिर भी क्या इसके लिए, इस पर क्या कोई सोच है सरकार की? एक बात तो ये बिल्कुल स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, जो पानी ट्रीट होकर वजीराबाद से पहले पानी ट्रीट होता है, उसके आगे कोई पानी हम ट्रीट होकर नहीं दे रहे। वहाँ पर अगर आप जाके देखेंगे तो यमुना बहुत निर्मल है, शुद्ध है, स्वच्छ पानी है। जो पानी ट्रीट होकर दिल्ली में सप्लाई किया जा रहा है वो पानी इंटरनेशनल स्टार से, दुनिया के किसी भी देश में जो पानी दिया जा रहा है उसकी टक्कर का पानी है, और कोई भी बिल्कुल गिलास में निकाल कर पी सकता है। मेरे को तो लगता है कि इस प्रकार की सनसनी जरूर नहीं फैलानी चाहिए, लेकिन हाँ, उसके आगे जो नाले नदी में गिरते हैं उसके आगे बिल्कुल सही कहा मनोज मिश्रा जी ने भी कहा, उसके आगे तो यमुना नदी बह ही नहीं रही है। वजीराबाद पे गेट बंद है और उसके आगे नाले बह रहे हैं। उन नालों को बहना बंद करके वहाँ साफ पानी जाए, एक बूंद भी गंदा पानी ना जाए, और इसमें मिनिमम स्वच्छ पानी का फ्लो बना रहे, यही इसकी सफाई का रास्ता है। और यही होना बाकी रह गया इतने सालों में। सब कुछ हुआ लेकिन यही नहीं हुआ, और इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं आप सब लोग मिलकर। दिवांशी जी, आपको क्या लगता है कि ये यमुना, कह रही है मंत्री कि यमुना को जो साफ करना है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा राज्य हैं वो आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं, बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं जो भिड़ती रहती हैं। क्या ये बात सही है कि गंगा के मुकाबले यमुना का काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है? नहीं, उमा भारती जी को ये देखना चाहिए कि यमुना गंदी क्यों हो रही है।
यमुना गंदी इसलिए हो रही है क्योंकि आप यमुना के किनारे अर्बनाइजेशन को बहुत बढ़ाते जा रहे हैं। दिल्ली की जो अर्बनाइजेशन हुई है, 25 लाख घर और नए बनेंगे दिल्ली में, उन सबका सीवेज कहाँ जाएगा? यमुना में ही तो जाएगा। तो ये सब प्लान बनाते वक्त केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं और आप चाहते क्या हैं। तो दोनों बहुत मिसमैच। तो उनका कहना कि मुश्किल है, मुश्किल तो नहीं है, पर वे खुद मुश्किल बढ़ा रहे हैं। और ये कहना कि बाकी स्टेट्स में तालमेल नहीं, क्योंकि इस समय वो यहाँ पर नहीं है और इस कार्यक्रम में हम लोग आरोप प्रत्यारोप का खेल कम करते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि कंस्ट्रक्टिव रहें, आप सकारात्मक रहें। तो आप ये कह रही हैं एक तो सरकारों को सोचना होगा नदी के आसपास जब घर बनाते हैं तो, पर दुनिया भर में नदी के आसपास घर बनते हैं। नहीं, कैरिंग कैपेसिटी होती है हर चीज़ की, एक ऑप्टिमम साइज होता है। आपने कभी भी वो कैलकुलेट करके नहीं देखा कि हमारे यहाँ नदी है, नेचुरल रिसोर्स, हम इसको बर्बाद कर रहे हैं, तो हमारे शहर का साइज कितना होना चाहिए? क्योंकि सिटीज़ आर हाईली वेस्ट इनएफिशिएंट। ये बात ध्यान नहीं रखी कभी हमारी सरकारों ने, तो ये सब ध्यान रखना होगा। कपिल, ये बात एक आड़े आती है कि दिल्ली में अलग अलग सरकारें हैं। दिल्ली में कोई पुलिस संभालता है, कोई लैंड संभालता है, कोई और कुछ संभालता है। एक ये समस्या है। नहीं, समस्या ये रही तो है, लेकिन मेरे को अब यहाँ पर जहाँ पर मैं बैठा हूँ, जिस कुर्सी पर बैठा हूँ, वहाँ से मेरे को ये समझ में आ रहा है कम से कम यमुना एक ऐसा मुद्दा जरूर बनेगा और अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेकर ये सुनिश्चित करूँगा कि ये समस्या नहीं रहने देंगे। यमुना के लिए तो सबको एक करके यमुना साफ स्वच्छ दिल्ली में बहे और उसके आगे अपने आप बहेगी, क्योंकि दिल्ली सबसे ज़्यादा गंदा कर रही है। ये जिम्मेदारी, व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेकर इसको ठीक करूँगा, क्योंकि यमुना के लिए लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो ये तो मैं आपको बता सकता हूँ कि संभव है, करके दिखाएंगे। आप देख रहे हैं संभव है और आपके ढेरों मैसेज हमारे पास आ रहे हैं फेसबुक पर और ट्विटर पर भी। शो के बाद, इस कार्यक्रम के बाद मैं आपके साथ रहूंगा लाइव फेसबुक पर। आप अपनी बात रखिएगा, सवाल रखिएगा, आपके सवालों का मैं जवाब दूंगा। अब तक हमने देखा कि लंदन की तरह जो टेम्स नदी है, वहाँ उस तरह से दिल्ली में यमुना क्यों नहीं बन सकती। अब हमारे साथ हैं पीएचडी चैम्बर के उपाध्यक्ष महेश गुप्ता जी। आप उद्योगपति हैं। गुप्ता जी, बताइए कि ये जो एक बात आती है कि ये जो उद्योग वाले हैं, उद्योगपति लोग हैं, ये सिर्फ अपनी जेबें भरते रहते हैं, नदी वदी से इनको कुछ हिसाब किताब रहता नहीं है। नदी तो सबकी है, हवा तो सबकी है। ये भाव कहाँ तक सही है और इस भाव को दूर करने के लिए उद्योग जगत में कोई जागरूकता है, कुछ आप कर रहे हैं इस बारे में? नहीं, मैं तो पहले ये कहूँगा कि भाव गलत है। जो एक उद्योगपति है वो भी इसी शहर में रहता है, यही पानी पीता है, यही हवा लेता है, यही हवा लेता है, वो भी तकलीफ में है। अब अगर आप यमुना के किनारे के उद्योग देखेंगे तो बड़े उद्योग तो खत्म हो चुके हैं। यहाँ पर जो उद्योग है, एक मथुरा रिफाइनरी बड़ी उद्योग लगी हुई है, उसके अलावा कोई बड़े उद्योग है नहीं यहाँ पे। छोटे छोटे माइक्रो उद्योग हैं। उस माइक्रो उद्योग के अंदर कंट्रोल करना ये हर एक आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग यही लोगों को बताते हैं कि आपको पोल्यूशन कंट्रोल करना है। सरकार और सख्त हो गई है, अब हमें ऑनलाइन पोल्यूशन मॉनिटरिंग इक्विपमेंट लगाने शुरू कर दिए। पर अगर एक ये मोटी बात तो सही है कि जो भी पोल्यूशन फैलता है वो उद्योग से बहुत फैलता है। देखिए, पोल्यूशन फैलता है सब चीज़ से। अगर आप एक सड़क पे जा रहे हैं, गंदगी है, तो दूसरा आदमी गंदगी फेंकता है। एक इंडियन आज सिंगापुर में जाता है, वो अपना गंदगी नहीं फेंकता है। तो जो अगर हमें इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, ऑलराउंड इम्प्रूवमेंट। अगर आप गुप्ता जी कह रहे हैं कि मतलब सिर्फ उद्योग पर उंगली ना उठाएं। हाँ, सबके ऊपर उंगली उठाएं और जब तक इम्प्रूवमेंट होगी। और हम जानते हैं कि आगरा में इस पर बहुत काम हुआ था और हम लोग ये रिपोर्ट देख सकते हैं, क्योंकि आज हम इस सवाल का जवाब खोज रहे हैं कि क्या टेम्स जैसी सफाई यमुना नदी की हो सकती है। और इन सवालों के बीच दुनिया भर में मशहूर ताजमहल पर एक खतरा मंडरा रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सुनो ना संग मरमर की ये मीनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा। 450 साल पुरानी मोहब्बत की ये निशानी, संगमरमर की ये मीनारें खतरे में है। खतरा है यमुना नदी के कम होते पानी से। आगरा तक यमुना में जो पानी बहकर जाता है वो दिल्ली के गंदे नालों से निकला हुआ पानी है। जानकार कहते हैं कि यमुना में पानी कम हो रहा है और ताजमहल की नींव भी कमजोर होती जा रही है। ताजमहल की जो बुनियाद डली हुई है वो है पानी के ऊपर, कुएं के ऊपर, और वो कुएं के ऊपर लकड़ी भी है। कुएं ऐसे नहीं है एक कुआं बना दिए, दो कुएं हैं सैकड़ों। जानकार बताते हैं कि ताजमहल की बुनियाद लकड़ी के बने कई कुओं पर टिकी है।
यमुना का पानी कम होता जा रहा है, जिससे नींव की नमी खत्म हो रही है। लकड़ी के साथ चूने गारे को मिलाकर बनाई गई नींव कमजोर होने से ताजमहल का भी धराशायी हो सकता है। लिहाजा पानी का स्तर जो ताजमहल का गिर रहा है, मेरे ख्याल से तो मेरा आइडिया ऐसा लग रहा है कि ताजमहल को कभी खतरा हो सकता है अगर पानी नहीं मिला, नमी नहीं मिली। सिर्फ यही नहीं, पहले यमुना नदी ताजमहल के पास से गुजरती थी। यमुना का पानी ताजमहल की दीवार को छूकर बहता था, जिससे ताज की नींव में बने कुओं में पानी खुद ही पहुंच जाता था। इस पानी से चूने को भी नमी मिलती थी, मगर अब ताजमहल के किनारे पार्क बना दिया गया है। यमुना ताजमहल की दीवार से थोड़ी दूर हो गई है। अब वो जो दीवार ताजमहल की है उससे हट के पानी चलता है बहुत दूर, ताकि वो पानी वहाँ ताजमहल के वहाँ तक नहीं पहुँचे, और दूर कर दिया गया ताजमहल की बाउंड्री से। ताजमहल यूनेस्को की विश्व धरोहर लिस्ट में शुमार है। दुनिया भर से लाखों सैलानी हर साल ताज का दीदार करने आते हैं, लेकिन लगातार सिकुड़ती यमुना ने ताज की सलामती पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कपिल, ये जो एक सवाल आया था और ये बात जो हो रही कि क्या आपको लगता है कि लोगों को साथ जोड़ा जा सकता है? क्या इस तरह का एक मूवमेंट होना चाहिए? और उमा भारती जैसी नेता हैं जो केंद्र में हैं, जो लोगों से जुड़ी रहती हैं, क्या इस पर और विस्तार से बात होनी चाहिए? कैसे आम लोगों को जोड़ें, बच्चों को जोड़ें, युवाओं को जोड़ें? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल एक तो बात आपने बिल्कुल सही बोली, गंगा और यमुना से आस्था से जुड़ी हुई है उमा जी, और मैं भी यमुना का आंदोलन को लेकर आगे बढ़ा हूँ और यमुना के मुद्दे पर आंदोलन करके दिखाया। लोग जुड़ते हैं, आप जाकर लोगों तक पहुँचे तो लोग जुड़ते हैं। नदी के किनारे खेलने की जगह होनी चाहिए, घूमने की जगह होनी चाहिए, वहाँ तक पहुँचने के रास्ते होने चाहिए। लेकिन मैं इसमें दो चीज़ें कहना चाहूँगा बड़ी गंभीरता से। थेम्स का मॉडल अभी देखा और साबरमती का मॉडल हमने देखा, जहाँ लोगों को जोड़ा, लंबे समय के साथ थेम्स को साफ किया गया। और एक साबरमती का मॉडल, इसमें मैं कह देना चाहता हूँ, आज बहुत पॉजिटिव बातें हो रही हैं, लेकिन ये कहना जरूरी है कि साबरमती तो आज भी दुनिया की 5वीं सबसे गंदी नदी है रिकॉर्ड के हिसाब से, और 11 किलोमीटर में साबरमती का पानी साफ नहीं हुआ। नर्मदा का पानी लाकर वहां पर डाल के एक झील बना दी, उससे पहले भी गंदा है, उससे बाद भी गंदा है। वो झील की फोटो बेची जा रही है, वैसा यमुना में नहीं होने देंगे। वैसा यमुना में नहीं होने देंगे। पर एक अच्छी बात है, उमा भारती जी अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ये आम आदमी पार्टी के नेता हैं, कह रहे हैं कि इस पर ये मिलकर काम करेंगे, दोनों युवाओं को जोड़ना चाहते हैं। आप ये बताइए, क्या उद्योग भी अपनी जिम्मेदारी लेगा? क्या ये कहेंगे कि भाई आप ये नॉर्म्स लागू नहीं करेंगे तो हम फैक्ट्रियां बंद कर देंगे? क्या आप इसके हक बिल्कुल हम बिल्कुल इसके हक में हैं। कोई अगर पोल्यूशन करता है, इंडस्ट्री बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर से। चलिए, ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्री बंद कर दीजिए। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, आइए, फेसबुक पर बात होगी। और बड़ी बात है कि इस दुनिया में बहुत से रास्ते हैं जो हमारे भी काम आ सकते हैं। इंसानियत के सफर में सबका साझा है, इस साझेदारी में ही समझदारी है। देखिए दुनिया के हर कोने से इस साझेदारी की कहानियां हर हफ्ते मेरे साथ संभव है। अगले शनिवार और रविवार राम राज्य और एक और कहानी और संभव है। धन्यवाद, आप सबका भी धन्यवाद।